रेशो के आगे के सवाल देखेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट सवाल करेंगे सॉल्व। देखिए कैसे सवाल दे दे, यदि आपको वो ऐसे यहाँ लिख दिया a/3 इज इक्वल्स टू b/4 इज इक्वल्स टू c/7 और आपसे पूछ ले a प्लस बी प्लस c/c बराबर कितना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है ना। a/3 इज इक्वल्स टू b/4 इज इक्वल्स टू c/7 और आपसे पूछ रहा है a प्लस बी प्लस c/c की वैल्यू बताइए। तो कैसे करेंगे, ये जो है ठीक है ना, तो इसको मैंने इसको उठाया मैंने a/3 b/4 और c/7, इसको बराबर में कोई कांस्टेंट में k ले सकता हूँ। तो a की वैल्यू निकालूंगा यहाँ से, तो कितनी हो जाएगी 3k, ऐसे ही b की हो जाएगी 4k और c की हो जाएगी 7k। यदि मैंने a b और c की वैल्यू निकाल ली है यहाँ से, तो मैं यहाँ पर रख सकता हूँ। तो मैंने a प्लस बी प्लस c/c में ये वैल्यू रखी, तो a की जगह मैं क्या लिखूँगा 3k, b की जगह 4k और c की जगह 7k/7k और मैं इन तीनों को जोड़ूंगा तो आएगा 14k/7k, k से k काट दिया और 7 से 14 काट दिया 2 बार में, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर है ना। तो आप समझ गए होंगे किस टाइप से, इस टाइप से के जो सवाल होते हैं उन्हें किस टाइप से करते हैं। आगे देखते हैं इसको रब का सवाल। जैसे यहाँ दे दे आपको और यहाँ लिख दे x² माइनस y² और x और y का रेशो दे दे 6:2 का मान लो, है ना। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, xy प्लस y² अपॉन x² माइनस y²। तो कैसे करेंगे, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 2 डायरेक्ट रख सकते हैं। तो 6 × 2 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 12 प्लस 4 इधर 36 माइनस 4, तो इधर नीचे 32 और ऊपर 16, तो 16 1 16, 16 2 32। तो क्या आंसर आ गया इसका 1/2, ठीक है। आगे देखेंगे, इसको रब कर देंगे, आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्या बोल रहा है। किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय का अनुपात 15:14 है। कोई व्यक्ति है, उसकी आय और व्यय का अनुपात, आय या व्यय है ना, या इसको क्या बोल सकते हैं इनकम और एक्सपेंस का रेशो 15:14 है। आगे बोल रहा है यदि वह प्रतिवर्ष 9,000 रुपीज़ बचाता है। यदि वह प्रतिवर्ष 9,000 रुपीज़ बचाता है, मतलब सेविंग दे के रखिए, सेविंग 9,000, तो उसकी मासिक आय पूछ रहा है, उसकी मासिक आय कितनी। तो यदि इनकम का रेशो 15 है और एक्सपेंस का रेशो 14 है, तो इनकम हो जाएगी 15x और एक्सपेंस मतलब व्यय 14x। तो हम देखें, यदि हम सेविंग निकालें यहाँ से तो कितनी होगी 15x माइनस 14x। सेविंग क्या होती है, जितनी आपकी इनकम है उसमें से आप जितना खर्च कर देते हैं वही तो बचत होती है सेविंग। तो मैंने 15x में से 14x किया तो कितना आया x, तो ये x क्या आ गई मेरी सेविंग। अब ये x तो आई 1 महीने की, है ना। तो हमें क्या निकालना है साल पे। तो यदि 1 महीने में x रुपीज़ सेव करता है तो 12 महीने में 12 × x बराबर 12x, है ना। यहाँ हमने क्यों 12 से मल्टीप्लाई करा, क्योंकि सवाल में लिखा है यदि वह 9,000 रुपये वार्षिक सेविंग करता है, इसलिए हमें ईयर में कैलकुलेट करने के लिए हमने यहाँ 12 से मल्टीप्लाई करा। मतलब सेविंग यहाँ कितनी आ गई पूरे 12 महीने या साल की 12x, जो कि सवाल में लिखा है, जो कि कितनी है 9,000। तो यहाँ से 12x विल बी इक्वल्स टू 9,000। तो x 12 से डिवाइड कर देंगे
कितनी बार जाएगा, 12 से 1 जा 84, बचेंगे 6 तो पीछे हो जाएगा 60 और 12 5 जा 16 और 1 0, तो कितना आया 750, 750। तो x की वैल्यू निकाल ली हमने 750। तो इनकम पूछा था इसने, तो हम इनकम 15x है हमारी, तो 15 का 750 में मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, कितना आएगा 11,250 या 1100 250। तो आप समझ गए होंगे, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखेंगे, इसको रब कर देंगे। आगे क्या बोल रहा है देखते हैं। ये बोल रहा है एक धनराशि को ए बी सी डी, 4 लोग हैं ए बी सी और डी, ठीक है। तो ए बी सी और डी ये 4 लोग हैं। एक धनराशि को ए बी सी डी में क्रमशः 3:4:5:4 के अनुपात में बांटा गया। किस अनुपात में बांटते हैं, 3:4:5:4 के अनुपात में बांटा गया। यदि सी का भाग डी के भाग से 1,000 रुपये ज़्यादा हो, है ना, क्या बोल रहा है, सी का भाग डी के भाग से 1,000 रुपये ज़्यादा हो। ये मैं लिख लेता हूँ, थोड़ी देर से काम में आएगा। तो ए तथा डी को मिलाकर राशि कितनी मिली, तो ए तथा डी को मिलाकर कुल राशि कितनी मिली। ठीक है, तो ए तथा बी तथा सी और डी का अनुपात क्या है, 3:4:5:4। और क्या था, एक सेकेंड, एक धनराशि ए बी सी डी में अनुपात बढ़ा गया यदि सी का भाग डी का मिलाकर कितनी, ए तथा डी को मिलाकर कुल कितनी धनराशि। ठीक है, तो ए का 3, बी का 4, सी का 5 और डी का 4 रेशो है। तो ए के पास जो धन है वो 3x, बी के पास 4x, सी के पास 5x और डी के पास 4x हुआ। अब क्या बोल रहा है, यदि सी के पास क्या था, सी का भाग डी के भाग से 1,000 रुपये ज़्यादा, सी का भाग कितना हो, 1,000 रुपये ज़्यादा, और किससे ज़्यादा हो, डी के भाग से, डी के भाग से। तो सी का भाग कितना है, सी का भाग 5x प्लस 1,000 इज इक्वल्स टू डी का भाग कितना है 4x, है ना। तो 5 में से 4 गया तो कितना बचेगा x इज इक्वल्स टू 1000 आया ना, x की वैल्यू 1000। तो ए के पास 3 × x हमने निकाल लिया, तो ए के पास कितने रुपए निकल के आए 3000। बी के पास 4x था, तो 4 × 1000 4000। सी के पास 5x था, तो 5 × 1000 5000। और डी के पास 4x था, तो 4 × 1000 4000। ठीक है, तो हमने क्या देखा, ए बी और सी और डी के पास जितना भी धन था हमने निकाल लिया। यहाँ आप देख भी सकते हैं, सी के पास जो धन है वो डी के पास जो सम है उससे 1,000 ज़्यादा है, जिस पे 4,000 है इस पे 5,000, 1,000 ज़्यादा, यही सवाल में लिखा था 1,000 ज़्यादा है। ठीक है, एक तरीका तो उसको करने का ये हुआ, एक और तरीका बता देता हूँ दूसरा। ए बी सी और डी इनका रेशो कितना दिया है, 3:4:5:4। ठीक है ना। तो दूसरा तरीका कैसे कर सकते हैं हम, इन सबको जोड़ो, 5 4 9 3 12 और 4 16। ठीक है, यदि 16 रुपये होते तो ए को 3, बी को 4, सी को 5 और डी को 4 मिलते। तो इस तरह से 16 रुपये का बंटवारा हो जाता है इनमें। फिर हम क्या देखते हैं, इसने क्या दिया, सी का भाग डी के भाग से 1,000 रुपये ज़्यादा है। तो हम यहाँ देखेंगे सी का भाग डी के भाग से कितना ज़्यादा है, भाई सी का डी से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा, जबकि ये क्या कह रहा है 1,000। तो इस 1 को 1,000 बना दो। कैसे बनाएंगे, 1 में 1000 का गुणा करेंगे तो 1,000 आ जाएगा। तो फिर ये डी भी 4 ना होकर इससे 1,000 गुना ज़्यादा 4,000, बी भी 4 ना होकर 1,000 गुना ज़्यादा 4,000, सी भी 5 ना होकर 1,000 गुना ज़्यादा 5,000, ए भी 3 ना होकर इससे 1,000 गुना ज़्यादा कितना हो जाएगा
3000, ठीक है। यहाँ से हमने मल्टीप्लाई बाई 1000 करना, तो ये हमने निकाल लिया। एक तरीका ये भी है। तो देखो सबके वही आए ना, ए का 3000 था, ए का 3000, बी का 4000, बी का 4000, सी का 5000, सी का 5000 और डी का 4000, तो डी का 4000, ठीक है ना। तो ऐसे भी कर सकते हैं। और देखते हैं, इसको करते हैं रब। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति इस प्रकार बांटी कि उसकी पुत्री तथा पत्नी का भाग, क्या बोल रहा है, पुत्री और पत्नी, ठीक है, उसकी पुत्री तथा पत्नी का भाग और उसकी पत्नी तथा पुत्र का भाग और उसकी पत्नी तथा पुत्र का भाग, दोनों क्या है, 3:1 के अनुपात में, दोनों 3:1 के अनुपात में है। आगे बोल रहा है, यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपये कम मिले हों, पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपये कम मिले हों, तो संपत्ति का कुल मूल्य कितना है, यानी कि उसके पास कुल धन कितना है, ये बताना है हमें। तो हमने क्या देखा, पुत्र, पत्नी और पुत्र, ये रेशो दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि हमने देखा था पिछले लेक्चर में, ए से बी और बी से सी का रेशो हो, तो हम ए बी सी का कैसे निकालते थे, ऐसे यहाँ दिया है, ए से बी का, बी से सी का, मतलब पुत्र से पत्नी का, पत्नी से पुत्र का, और दोनों का 3:1 है, तो हम कैसे लिख देंगे, 3:1, और यहाँ पर भी 3:1, तो 3 3 से 9, 1 3 से 3 और 1 1 से 1, तो यहाँ से हमने काय का निकाल लिया, पुत्र, पत्नी और पुत्री का रेशो आ गया 9:3:1। अब हम देखते हैं कि यदि इनकी जो सम डिवाइड किया है उसका रेशो 9:3:1 है, तो मतलब पुत्र को 9x, पुत्री को 3x और पुत्र यहाँ पत्नी आएगा, पत्नी को 3x और पुत्री को x रुपीज़ मिलेंगे। अब हम क्या देखते हैं, सवाल क्या बोल रहा है कि यदि पुत्र को पुत्री से कितने रुपए कम मिले, 10,000 है कि 1,000 है, देखना पड़ेगा। यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपये कम मिले हो, 10,000 रुपये कम मिले हो, तो पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपये कम मिले हो, मतलब 9x माइनस x इज इक्वल्स टू 10,000। तो 9 में से x गया तो बचेगा 8x इज इक्वल्स टू 10,000। तो x की वैल्यू 10,000 अपॉन 8, ₹1250 रुपये है ना। तो 1250 रुपये पुत्री को मिले, पुत्र को मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, पत्नी को और पुत्र को भी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा सबको मिलने वाले पैसे निकल आएंगे, ठीक है। बट उसने क्या पूछा था, संपत्ति का कुल मूल्य, ये नहीं पूछा था सबको कितने मिले। तो जब रेशो 9, 3 और 1 का है, तो यदि मैं इन तीनों को जोड़ूं तो कितना हो रहा है, 9 और 3 12 और 1 13 है ना। 13 रुपये होते उस पर मान लो, तो 9 ऐसे, 3 ऐसे और 1 ऐसे मिल जाते, मतलब, या फिर 13 इंटू एक्स मान लो कि 13x होते तो 9 ऐसे मिलते, 3 ऐसे और 1 ऐसे, तो 13x जो है वो यहाँ पर क्या होगा, टोटल वही अमाउंट जो कि उसके पास था, जो कि उसने बांटा। तो हम 13 का जब 1250 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1250 गुणित 13, 16,250 रुपये। ये हमारे सवाल का आंसर आ गया, ठीक है। कितने रुपए थे, 16,250 रुपये। हाँ ठीक है, यही पूछा था उसने। तो संपत्ति का कुल मूल्य कितना था, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है, एक और तरीका है वो भी देखते कैसे करते हैं।
फिर से देख लेते हैं। पुत्र पत्नी है ना, पुत्र पत्नी और पुत्र, इन दोनों के रेशो 3:1 और 3:1 दिए थे। 3 3 × 9, 3 1 × 3 और 1 1 × 1। तो यहाँ तक तो सेम ही रहना है इस तरीके में। तो हम क्या देखेंगे, यदि उसके पास 9 3 12 और 1 13 रुपये होते तो 9, और यहाँ से हमने ये काय का रेशो निकाल लिया, पुत्र पत्नी और ये क्या था, पुत्र पत्नी की उसकी पुत्री तथा पत्नी के भाग, पुत्री तथा पत्नी के भाग तथा पुत्र और उसकी पत्नी तथा पुत्र। तो हम यहाँ से पुत्र पत्नी, पुत्री पत्नी और पुत्र का रेशो, ठीक है, निकाल लिया। तो हम देखते 13 रुपये होते तो 9 से 300 और 1 मिलते, ठीक है ना। और वो बोल रहा है कि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपये कम मिले। तो पुत्री का रेशो ये है, पुत्र का रेशो ये है। तो हम देखेंगे यहाँ पुत्र को पुत्री से कितने रुपए कम मिले, 9 में से 1 गया तो 8 रुपये, जबकि क्या बोल रहा है वो 13,000 रुपये, 10,000 रुपये कम मिले। जबकि हम देख रहे हैं इसे 9 मिले, इसे 1 मिले, तो 9 से 1 पुत्र के पास कितने कम रुपए मिले, 8। तो हम, जबकि वो क्या बोल रहा है कि उसे 10,000 रुपये कम मिले, तो हमें तो 8 मिल रहा है। तो हम इस 8 को 10,000 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, 10,000 बटे यदि 8 से गुणा कर दें इसमें, तो 8 से 8 कट जाएगा, बचेगा कितना, 10,000। तो बस देखो, क्योंकि कोई दूसरी ऐसी संख्या नहीं है कि जिसमें हम डायरेक्ट 8 से गुणा करें तो 10,000 मिले हमें, ठीक है ना, इजीली नहीं मिलेगी। तो हमने क्या करा, जो हमें चाहिए वो ऊपर रख दिया और उसके नीचे ये वाला नंबर रख दिया, ताकि इससे ये कट जाए और जो हमें चाहिए वो मिल जाए, है ना। तो हमने बता दिया कि पुत्र पुत्री को पुत्र से 10,000 बना लिया हमने। तो पुत्र को भी, ये पुत्र है, पुत्र को भी 1 ना मिलके इससे 10,000 बटे 8, कितना, 8 एकम 8, 2 बचते, 8 दूनी 16, 4 बचते, 8 पंजे 40, 0, 1250 मिलते। बट उसने हमसे ये नहीं पूछा, उसने हमने पूछा था संपत्ति टोटल कितनी। तो हमारी संपत्ति भी 13 ना होकर उससे 10,000 बटे 8 गुना ज़्यादा कितना होगा, 13 गुणित 10,000 बटे 8। तो 8 से काट दिया, 8 एकम 8, बचेगा 2, 8 दूनी 16, बचेगा 4, 8 पंजे 40, 0। और 1250 का 13 में देखा था हमने अभी थोड़ी देर पहले, यही आया था। तो हमारा आंसर कितना आया था, 16,250। तो ऐसे भी कर सकते हैं हम, ठीक है ना। तो टोटल 13 ना होकर इतना, ये हमने कैसे निकाला, यहाँ ऐसा, यदि पुत्र का पूछता तो पुत्र को भी 1 ना मिलके उससे 10,000 बटे 8 गुना, पुत्री का पूछता जो तो है बीच में पत्नी का पूछता तो पत्नी को भी 3 ना मिलकर उससे 10,000 बटे 8 गुना, मतलब 3 गुणित 10,000 बटे 8, जो भी आंसर आता। और ऐसे ही पुत्री के लिए भी करते, ठीक है ना। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, आगे देखेंगे। इसको रब कर देते हैं। अगला देखेंगे क्या बोल रहा है, 530 रुपये है, 530 रुपीज़, और इनको ABC में बांटना है ना। और क्या बोल रहा है, किस हिसाब से बांटना है, A, B एंड C में बांटना। ये बोल रहा है कि A को B से 70 रुपये अधिक और B को C से, मतलब A B पे डिपेंड है और B C पे, तो हम C किसी पे डिपेंड नहीं है, तो C को हम मान सकते हैं। तो C को यदि हम X मान लें तो ये क्या कह रहा है, A को B से 70 रुपये अधिक मिले तथा B को C से 80 रुपये अधिक। तो B को C से 80 और C को X मिले तो B को कितने मिलेंगे, X प्लस 80। और बोल रहा था A को B से 70 रुपये अधिक, और यदि B को X प्लस 80 मिलते हैं तो A को कितने मिलेंगे, X प्लस 70 प्लस 80, ठीक है। तो 530 रुपये को इस हिसाब से बांटना है कि ABC में, कि A को B से 70 रुपये अधिक, B को C से 80 रुपये अधिक मिले, तो तीनों का आपस में रेशो बताना, ये हमारा सवाल था। तो हमने क्या देखा, टोटल सम बताया ना इन तीनों में, तो ये X प्लस 70 प्लस 80 प्लस X प्लस 80 प्लस X बराबर 530 के होगा, क्योंकि टोटल सम बांटा है इनमें ये।
तो टोटल निकालने हम, है ना, तो ये सब टोटल के बराबर होगा। तो 1 2 3 3x और 70 80 और 80 को जब मैं जोड़ूंगा तो आएगा 230 बराबर 530। अगली स्टेप में ये जाएगा पीछे 230, 530 में से माइनस होगा तो बचेंगे 300। तो 3x की वैल्यू 300 आई, तो x की वैल्यू 300/3 बराबर 100। इसका मीन्स क्या हुआ कि c को कितने रुपए मिले, c को मिले 100 रुपये, b को कितने मिले 100 + 80 बराबर 180 रुपये, और a को कितने मिले 100 + 70 170, 170 और 80 होंगे 250, 250। तो तीनों का आपस में रेशो पूछ रहा था, तो तीनों का आपस में रेशो कितना हो जाएगा 250:180:100। तो 1 2 3 ये तीनों जीरो आपस में कट जाएंगे। तो फाइनली हमारा आंसर कितना है 25:18:10, ये तीनों का रेशो है। ठीक है, आगे देखेंगे। और नेक्स्ट अगला क्या बोल रहा है, इसको मिटा देते हैं। सवाल देखते हैं, सवाल क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति के पास 3,30,000 रुपीज़ हैं और वो क्या करना चाहता है, वो इन 3,30,000 रुपीज़ को उसकी डॉटर मीन्स पुत्री, उसकी वाइफ पत्नी और उसका पुत्र सन में डिवाइड करना चाहता है। ठीक है, और किस हिसाब से डिवाइड करना चाहता है, वो इस हिसाब से डिवाइड करना चाहता है कि उसकी पुत्री को मिलने वाला भाग 1/2, पत्नी को मिलने वाला भाग 1/3 और पुत्र को मिलने वाला भाग 1/5 आपस में बराबर है। इस हिसाब से बांटता है 3,30,000 को पुत्री पत्नी और पुत्र में, कि पुत्री का 1/2, पत्नी का 1/3 और पुत्र का 1/5 भाग बराबर है। तो हमें बताना है पुत्री को या उसकी डॉटर को कितना अमाउंट मिलेगा। एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। पुत्री का 1/2 भाग, पत्नी का 1/4 और पुत्र का यहाँ 4 है, वही मैं कह रहा हूँ, मुझे थोड़ा डाउट था। ठीक है, ये सब आपस में बराबर है। तो ये हमारा पुत्री मीन्स डॉटर का, ये वाइफ का और सन का, ये आपस में बराबर है, तो मैंने बराबर में लगा दिया। अब इनको बराबर में किसी कांस्टेंट के रख सकता हूँ, तो मैं यहाँ से 2 × k, डॉटर का 2k पार्ट, वाइफ का 4 × k 4k और सन का 5k। ठीक है, तो ये कैसा हुआ होगा, जैसे कि यदि मैं इन सबको जोड़ूँ 5 4 9 और 2 11k, तो यदि उस आदमी के पास 11k रुपये होते तो 2k डॉटर को, 4k वाइफ को और 5k किसको मिल जाते, सन को। पर उसके पास कितने रुपए हैं 3,30,000, यानी कि इन सब का सम जो कि हम कर भी चुके हैं, एक बार और कर लेते हैं। मीन्स 2k + 4k + 5k, ये पूरा पैसा मिला के कितना पैसा था 3,30,000। तो यहाँ से मैं k की वैल्यू निकाल सकता हूँ, 5 और 4 9 और 2 11, 11k बराबर 3,30,000। तो k बराबर कितना होगा 3,30,000/11, तो काट दूंगा तो कितना जाएगा 1 2 3 4 30,000 रुपये। k की वैल्यू 30,000 आई, तो लड़की को मिलने वाला धन कितना होगा 2k था, तो 2 × 30,000 बराबर कितना हुआ 60,000 रुपये। ये पूछा था उसने हमसे कि लड़की को मिलने वाला अमाउंट बताइए, तो 60,000। लड़के का पूछता तो 36,000 का 4 में लगा देते गुणा, और लड़के का पूछता तो 5 का 30,000 से गुणा कर देते, बट उसने लड़की को पूछा था तो हमने 30,000 × 2 बराबर 60,000 रुपये पता कर दिया। नेक्स्ट सम है 3,700 रुपीज़ है हमारे पास। कितने 3,700 को A B और C, 3 लोगों में A B और C में इस प्रकार बांटना है कि A का भाग अपॉन B का भाग बराबर हो B का भाग
अपॉन सी का भाग बराबर हो 3/4 के, तो हमें ए का भाग निकालना है। तो हमें क्या निकालना है? ए का भाग निकालना। तो हम कैसे निकालेंगे? देखो, ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू बी अपॉन सी बराबर 3:4 है। मतलब ये भी 3:4 और ये भी 3:4 है ना। तो ए अपॉन बी मीन्स क्या होता है? A/B कितना है? 3:4। बी अपॉन सी मीन्स B/C कितना है? 3:4। तो हम यहाँ से A/B/C निकाल सकते हैं। तीनों का आपस में अनुपात कैसे निकालेंगे? A अनुपात B और B के नीचे B अनुपात C। तो 3:4 और 4 और 3:4। तो 3×3 = 9, 3×4 = 12 और 4×4 = 16। तो यहाँ से हमने A, B और C के बीच में रेशो पता कर लिया। अब क्या बोल रहा है? तो A को मिलने वाला धन बताना है। टोटल रुपए कितनी थे? 3700। ए का रेशो कितना है? 9। और नीचे इन सब का ऐड करेंगे, आपको पता है, तो आएगा 37। और 37 से जब इधर काटूंगा तो 100 और 100 के 9 में मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 900। तो ये हमारा आंसर आ गया। ए को कितने रुपए मिलेंगे? 900 रुपये। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको। आगे बढ़ेंगे, दूसरा सवाल देखें। अब बोल रहा है 94 रुपीज़ हैं और हमें ए तथा बी दो लोगों में बांटना है। 94 रुपीज़ को ए तथा बी में इस प्रकार बांटें कि ए के 5वें भाग तथा बी के 8वें भाग का अनुपात 3:4 हो। तो ए का मान कितना है? तो इसको रब कर देते हैं पहले। फिर से क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 94 रुपीज़ को बांटना है हमें। 94 रुपीज़ को किस किस में? ए और बी में। किस प्रकार से बांटना है कि ए का 5वां भाग और क्या था? ए का 5वां भाग तथा बी का 8वां भाग तथा बी का 8वां भाग। 5वां भाग मतलब A × 1/5, बी का 8वां भाग मतलब B × 1/8। तो A/5 और B/8 हुआ। ए का 5वां भाग और बी के 8वें भाग का अनुपात मतलब दोनों बटे में। और कितना दिया है? 3:4 मतलब 3/4। 3:4 मतलब क्या होता है? अपॉन 3/4। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से हम क्या करें? A/5 ये अपॉन है, इसको हटाएंगे तो नीचे वाला ऊपर, 8 ऊपर और B नीचे। तो कितना हुआ? 8A/5B इज इक्वल्स टू 3/4। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 32A और 5×3 = 15B। और मैं यहाँ से A और B का रेशो निकालना चाहूँ तो 15/32। ठीक है, तो हमने 15/32 ए और बी का रेशो मिल गया। अब इसने पूछा क्या था? टोटल 94 रुपीज़ थे। 94 रुपीज़ थे। इसने पूछा था ए का भाग बताइए, ए का हिस्सा। तो इस 94 रुपीज़ में से ए का हिस्सा निकालना है। तो ए का पार्ट, ए रेशो ऊपर और नीचे दोनों का सम। तो 32 और 15 47। और 47 के पहाड़े में पूरे 2 बार में क्या आता है? 94। तो 15 दूनी 30 रुपये। तो ये हमारा आंसर आ गया। ए को कितने रुपए मिलेंगे? 30 रुपये। ए का 5वां भाग और बी का 8वां भाग का अनुपात 3:4 था। ठीक है, ये क्वेश्चन था। और टोटल रुपीज़ 94 थे, जिससे हमें ए और बी को बांटना था इस प्रकार से कि ए का 5वां भाग और बी का 8वां भाग का अनुपात 3:4 हो। तो ए के कितने रुपये मिले? तो हमने बता दिए ए को 30 रुपये मिले। ठीक है, आगे देखेंगे और देखेंगे सवाल। इसको रब कर देते हैं। क्या बोल रहा है नेक्स्ट? 17 रुपये। और हमें फिर 3 लोगों ए, बी और सी में बांटने हैं। ठीक है ना, टोटल लिख लेते हैं। 117 रुपये हैं और ए, बी और सी में बांटने हैं। और किस हिसाब से बांटने हैं? ए, बी, सी में 1/2:1/3:1/4। ठीक है, 4 के अनुपात में बांटने की अपेक्षा। क्या था? टोटल 117 रुपये थे, जिनको 3 लोग ए, बी और सी में 1/2 1/2 1/3 और 1/4 के रेशो में डिवाइड करना था, बांटना था। बट हुआ क्या? गलती से ये
2:3:4 के रेशो में बट गया तो हमें बताना है किसको कितना लाभ हुआ। ठीक है, तो टोटल रुपीज़ 117 थे, तो बांटना था इसमें और बट गया इसमें, तो हम सबसे पहले इसको निकाल लेते, किसी को भी निकाल लेते, हम जिसमें बट गया उसको निकाल लेते। तो यदि 2:3:4 का रेशो ए, बी और सी में बांटा तो टोटल रुपीज़ 117 थे। तो ए को कितने मिले पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए का रेशो ऊपर और नीचे सबका सम। तेरह दूनी 26 रुपये। ठीक है, अब बी की बात आती है, इधर लिख लेते हैं ए। बी की बारी आई तो बी का रेशो 3, नीचे सबका सम और इधर टोटल, तो कितना होगा 39। और सी की बारी आती है तो 117 गुणित सी का रेशो 4/9 52। ए को 26, बी को 39 और सी को 52 रुपये मिले। ठीक है, बट हुआ क्या कि ये रेशो तो वो रेशो था जो कि गलती से डिवाइड हुआ। एक्चुअली हमें करना किस रेशो में था, इस रेशो में, है ना, तभी तो पूछ रहा है कि बताएं किसको कितना लाभ हुआ। तो पहले वाला रेशो क्या था जिसमें डिवाइड करना था, 1/2, 1/3, 1/4। तो ये फ्रैक्शन में भिन्न में है तो इसको हम बना लेंगे प्रॉपर रेशो में। तो कैसे बनाएंगे, इन तीनों का लघुत्तम लेंगे, 12 एलसीएम आएगा तो इधर जाएगा 6, इधर जाएगा 4 और इधर जाएगा 3, बस इसको हटा देंगे। तो ये हमारा रेशो आ गया ए, बी और सी का 6:4:3। अब वही 117 रुपये को बांटना है, तो ए के लिए 6 ऊपर और 6 4 10 और 3 13 नीचे, बी के लिए 117 गुणित 4/13 और सी के लिए 117 गुणित 3/13। ये बी के लिए, ये सी के लिए। अब इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। 13 9 में कितना होता है 117, तो 9 6 54। इधर 13 9 में 117 और 9 4 36। 13 9 में 117 और 9 3 27। तो ये सब निकाल लिए हमने ना, जिसमें बांटना था उसके भी निकाल लिए और जिसमें बट गया उसके भी निकाल लिए। अब ये पूछ रहा है बताओ किसको फ़ायदा हुआ या किसको कितना ज़्यादा मिला। तो हम सीधे देखेंगे, ए को मिलने थे 54 रुपीज़ और इधर मिले कितने ए को गलती से 26। बी को मिलने थे 36 तो बी को मिले 39। सी को मिलने थे 27 तो सी को मिले 52। इसने हमसे पूछा तो बताएं किस किस को फ़ायदा हुआ। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा बी प्लस सी। ठीक है, क्यों बी प्लस सी को प्रॉफिट हुआ, इसने हमसे पूछा तो था कि तो बताएं किसको या किस किस को प्रॉफिट हुआ। तो क्लियर दिख रहा है, बी को 36 मिलने थे पर मिल गए 39, सी को 27 मिलने थे मिल गए 52। पूछता बी को कितना फ़ायदा हुआ तो 36 और 39 मतलब घटा देते तो 3 रुपये का फ़ायदा हुआ। ऐसे ही सी का पूछता सी को कितना फ़ायदा हुआ तो 52 में से 27 घटा देते। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे इसको। इसके बाद अगला देखेंगे, इसे रब कर देते हैं और नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कुछ ऐसे सवाल देखते हैं जो कि थोड़े से कन्फ्यूज़न। नेक्स्ट सम क्या बोल रहा है, किसी समय पर 1.4 मीटर ऊंचाई के एक लड़के, मतलब एक लड़का है, उसकी ऊंचाई दे के रखी है, हाइट कितनी दे के रखी है 1.4 मीटर। किसी समय पर 1.4 मीटर ऊंचाई के एक लड़के की परछाई की लंबाई कितनी बन रही है, इसकी परछाई की लंबाई बन रही है 1.2 मीटर। इसी समय पर एक भवन की परछाई की लंबाई, इसी समय पर क्या है, एक भवन होगा, ठीक है, और इसकी परछाई की लंबाई कितनी बन रही है 5.4 मीटर बनती है। तो हमें बताना है भवन की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, देखो पहले केस में क्या दिया है, एक लड़का है, उसकी हाइट है ये और ये उसकी परछाई मीन शेडो है। यहाँ पर भी ये बिल्डिंग मान लेते हैं तो ये उसकी शेडो। तो हमें बताना है बिल्डिंग की हाइट कितनी है ना। यहाँ लड़का दिया है तो लड़के की हाइट और उसकी परछाई दी है।
यहाँ बिल्डिंग की हाइट नहीं दी बट बिल्डिंग की परछाई दी है। तो इस टाइप का सवाल जब भी आएगा, ठीक है, हमें कुछ भी नहीं करना है, इन दोनों को अपॉन में लिखेंगे 1.2 इज इक्वल्स टू में इन दोनों को अपॉन में, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं पता निकालना है 5.4 मीटर, ठीक है, ये सब मीटर में ही है। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.4 इंटू 5.4 और डिवाइड करेंगे 1.2 से, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, और जब इन दोनों को गुणा करेंगे और क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालेंगे तो 1.2 नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। और जब हम इसको काटेंगे तो 6.3, ठीक है, आप कर लेना सॉल्व, कुछ भी नहीं है। क्या आंसर आने वाला है इसका 6.3। तो इसने यही पूछा था कि बिल्डिंग की हाइट बताइए, तो बिल्डिंग की हाइट कितनी हो जाएगी 6.3, ठीक है। आगे देखेंगे, चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्या बोल रहा है। किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजा, मतलब समकोण त्रिभुज की बात हो रही है, हमें पता है समकोण त्रिभुज कैसे बनता है ऐसा। तो किसी त्रिभुज को समकोण बनाने वाली भुजाएं कितनी दे के रखी हैं, 5 और 12 के रेशो में है, 5 और 12 के रेशो में है, के अनुपात में है, ठीक है ना। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 वर्ग सेंटीमीटर हो, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे के रखा है 270 वर्ग सेंटीमीटर हो, तो हमें बताना है कर्ण की लंबाई या हाइपोटेनियस बताना है हमें, हाइपोटेनियस क्या होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यदि दो भुजाओं की लंबाई 5:12 के अनुपात में है, तो पहली भुजा 5x और दूसरी भुजा 12x। त्रिभुज का क्षेत्रफल दे के रखा है और क्षेत्रफल का हम फॉर्मूला लगा देंगे 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, ये हमें पता है। राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल यही होता है 1/2, ठीक है। इसको मान लिया मैंने 12x और ये मान लिया मैंने 5x, तो आधार मीन्स 12x इंटू 5x, ऊंचाई मीन्स 5x, और क्षेत्रफल की जगह मैंने लिख दिया 270, तो 270, 2 से काट दिया 6 बार, 6 5 30 और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो 270/30 तो कितनी आएगी 9, और यदि एक्स स्क्वायर बराबर 9 है तो मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो √9, और ये क्या होने वाला है 3। तो इसका मतलब इस त्रिभुज की एक भुजा 5 × 3 बराबर 15 है, और दूसरी भुजा 12 × 3, क्योंकि x की वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी हो जाएगी 36, है ना। तो हमें कर्ण का बताना है, तो अब हम क्या लगा सकते हैं फॉर्मूला पाइथागोरस। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज प्लस बेस का स्क्वायर। तो बेस मतलब 12x और 12x का स्क्वायर हो जाएगा 144x स्क्वायर, सॉरी, है ना। बेस हम निकाल चुके हैं 36 प्लस परपेंडिकुलर हमारा 15, है ना। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर और 36 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर करूँगा तो आएगा 225, 36 का स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा 36 इंटू 36 6921, तो आएगा 1296, ठीक है। कितना आया, इन दोनों को जोड़ दूंगा तो कितना आएगा 1521। हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर 1521, तो हाइपोटेनियस बराबर होता है, हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालेंगे तो रूट लग जाएगा इस पर, √1521, और ये काय का स्क्वायर होता है 37 के आसपास, देखते हैं 22 11 1369, 39 करके देखते हैं, 39 में शायद आ जाएगा
हाँ 1521 काय का आ गया 39। तो इसने हमसे पूछा था हाइपोटेनियस की वैल्यू, तो हाइपोटेनियस हमारी कितनी आ गई 39 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि कोई डाउट है तो फिर से बता देता हूँ। ठीक है, इसको रब कर देते हैं इधर का इतना एक्स्ट्रा पार्ट। समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं दी हुई थी 5 और 12 के अनुपात में, तो मैंने मान लिया यदि रेशो 5 और 12 है तो पहली भुजा 12x दूसरी 5x, तो मैंने इसको बेस मान लिया, ये 12x रख दी, ये 5x रख दी। फिर हमें एरिया दिया हुआ है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 आधार की जगह मैंने 12x रख दिया और ऊंचाई की जगह 5x, यहाँ से काट दिया 6 पंजे 30, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और ये क्षेत्रफल हमें 270 दिया था, तो बराबर में 270, यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 270 को 30 से काटेंगे, 9 बार में कटेगा, तो x की वैल्यू यहाँ से 3 आ गई। तो पहली ये वाली भुजा 5 इंटू 3 15 और ये वाली 12 इंटू 3 36, और हाइपोटेनियस निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो 36 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर करा, 36 का स्क्वायर 225, 15 का स्क्वायर 225 और 36 का स्क्वायर 1296। इन दोनों को जोड़ा तो 15 से 21 आया, और हाइपोटेनियस निकाला तो इस पर रूट लग गया, और 1521 का रूट जो होता है वो होता है 39। तो हमने आंसर निकाल लिया, क्या है उसकी भुजा हाइपोटेनियस की वैल्यू 39। ठीक है, एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे, मतलब कोई एक पेटी होगी इसमें कुछ शीशे मतलब कांच होंगे, और उनकी संख्या कितनी थी 12। अब वो बोलता है कि पेटी गिर जाती है और गिरने से क्या होता है, कुछ टुकड़े टूटेंगे और कुछ कांच ऐसे होंगे जो कि नहीं टूटे होंगे, है ना। तो ये कह रहा है पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता। ठीक है, देखेंगे क्या बोल रहा है। एक पेटी थी जिसमें 12 शीशे थे, पेटी गिरती है जिसमें से कुछ शीशे टूटते हैं और कुछ शीशे नहीं टूटते हैं, तो पूछ रहा है निम्न में से कौन सा टूटे और बिना टूटे शीशों का अनुपात होगा। तो नीचे अनुपात दिए हैं 3:1, 4:1, 4:2। ठीक है, और एक लिख लेते हैं नन ऑफ दीज। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा उसे सॉल्व कैसे करना है ध्यान से देखेंगे इधर। पेटी में टोटल शीशे 12 थे। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा किसी चीज़ में, किसी बॉक्स में कुछ चीज़ें थी जिनकी संख्या इतनी थी, यदि गिर के टूट जाता है तो टूटे और बिना टूटे के बीच में कौन सा अनुपात है या कौन सा नहीं है। अभी पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो हमें कुछ भी नहीं करना है। जो नंबर हमें दिया है, कितने से शीशे दिए थे 12, तो इसमें से इसके जितने भी फैक्टर बनेंगे, ठीक है ना, जितने भी फैक्टर बनेंगे वो टूटे और बिना टूटे कांच का रेशो बताएंगे। जैसे कि मुझे पता है 12 का एक फैक्टर 4 होता है, और 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 3 और 1 4, तो यहाँ पर लिखा है 3:1, है ना। तो ये होगा टूटे और बिना टूटे का अनुपात। फिर और क्या होगा 6, 12 का फैक्टर 6 भी होता है, जैसे कि 4:2, तो ये भी होगा टूटे और बिना टूटे का अनुपात। पर जैसे ही मैंने यहाँ देखा 4:1 दिया है, मीन्स कितना 5 12 का फैक्टर है क्या, नहीं। 5 के पहाड़े में 12 आते हैं क्या, नहीं। या 5 12 से कटता है क्या, नहीं। तो बस ऐसा ही आंसर चेक करना है जो कि इसका फैक्टर नहीं हो। कुछ और एग्जांपल भी ले लेते हैं, जैसे कि और क्या हो सकता था। 6 हो गया, 3 हो गया, 2 और 1 3, ये भी इसका है, मतलब ये भी ऑप्शन में होगा, तो ये भी राइट हो जाएगा। ये भी टूटे और बिना टूटे का, क्योंकि 2 और 1 कितने होते हैं 3, और 3 12 का फैक्टर है, या 3 से 12 कट जाता है। तो ये भी और ये भी, सॉरी, ये सब तो फैक्टर हैं। उसने पूछा था कौन सा फैक्टर नहीं है, तो ये वाला नहीं है ना, और ये सब फैक्टर है। तो आप समझ गए क्या आंसर लगाना था हमें ऑप्शन में 4:1, क्योंकि 4:1 मतलब 5 होंगे, तो 5 में से 4 टूटे और 1 बिना टूटे। बट हमने देखा 12 का फैक्टर 5 नहीं होता, तो यही हमारा आंसर।
ठीक है, समझ गए होंगे आपको इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करना है। आगे बढ़ेंगे और कुछ सवाल और देखेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन। इसको करते हैं रब। चलिए, क्या बोल रहा है, द रेशो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ए बी एंड सी, मतलब 3 लोग हैं ए बी और सी, और उनके खर्च का अनुपात दिया हुआ है। खर्च मतलब एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस है खर्च का अनुपात। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। क्या बोल रहा है, द रेशो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ए बी सी, 3 लोग हैं ए बी और सी, और इनके एक्सपेंडिचर मीन्स एक्सपेंस मीन्स खर्च का अनुपात दिया, और इनके खर्च का अनुपात है 16:12:9 एंड देयर टोटल इनकम इज़ 1530, और टोटल इनकम कितनी है इनकी, मतलब टोटल आय कितनी है 1530 रुपये है। ठीक है, 1530 रुपये है। फाइंड शेयर ऑफ बीज इनकम, ठीक है ना, तो हमें बताना है फाइंड बीज इनकम बताना है, या बी का शेयर बता दो इनकम में, या बी की इनकम बताना है। ठीक है, इफ़ दे सेव 20%, 25% एंड 40% ऑफ देयर इनकम। ठीक है, तो एक बार और क्वेश्चन ढंग से समझेंगे, उसके बाद करेंगे सॉल्व। क्या बोल रहा है, ए बी सी है और तीनों के खर्च का अनुपात 16:12:9 है। यदि उनकी टोटल इनकम या टोटल आय 1530 रुपये है तो बी की आय बताना है। यदि उनकी बचत का यदि वह अपनी बचत में 20%, 25% और 40% बचा लेते हों। ठीक है, तो ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, इसे सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या देखा, एक्सपेंस का रेशो 16:12:9 है। टोटल इनकम कितनी है 1530 रुपये। बी की इनकम बताना है हमें, और इनकी सेविंग का रेशो क्या दिया है 20%, 25% और 40%। तो 20% बराबर कितना होता है 1/5। जिसे नहीं पता वो देखो, 20% मतलब 20/100, तो 1/5 है ना। इसको 1/5 लिख सकता हूँ, ऐसे ही 25 को 1/4 लिख सकता हूँ, और इसको लिख सकता हूँ 2/5, क्योंकि 40% बराबर होता है 40/100। तो 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। तो अब हमें इस टाइप के सवाल कैसे करना है ध्यान देखेंगे। पहले इनके खर्च का अनुपात दिया है, नीचे उनकी बचत दी के रखी है, कितनी % बचत कर लेते हैं, और टोटल दे के रखी है इनकम। तो हमने एक्सपेंस का रेशो इधर लिखी है, सेविंग हमने देख ली इतना बचा रहे थे, तो हमने इसको परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे नीचे, यदि इसकी इनकम 5 रुपये हो तो ये क्या बचत का अनुपात है ना, तो 5 में से 1 क्या कर लेगा, ये बचा लेगा। ऊपर 5 में से 1 बचा लेगा, तो खर्च कितना करेगा 4। यहाँ देखा, यदि इसकी इनकम 4 रुपये हो तो 1 रुपये बचा लेगा, तो खर्च कितना करेगा 3। यहाँ देखा, इसकी इनकम 5 हो तो 2 रुपये बचा लेगा, तो खर्च कितना करेगा 3। आई बात समझ में। फिर से देख लेते हैं, इसको फ्रैक्शन में बदल लिया। अब हमने मान लिया नीचे का 5, तो यदि इसकी इनकम 5 है तो ऊपर जो नंबर होगा ना वो इसका 20% होगा। 5 का 20% निकालेंगे तो वही नंबर होगा जो ऊपर लिखा है। 4 का 25% निकालेंगे तो वही नंबर जो ऊपर, मतलब 1। 5 का 40% निकालेंगे तो वही नंबर जो कि ऊपर लिखा है 2। तो मतलब यदि इनकम 5 मान लें तो ऊपर का 1, ये क्या बचत का रेशो है ना, बचत है ना, तो ऊपर का 1 बचा लेगा, तो खर्च कितने कर दिए, 5 में से 1 बचा लिया तो 4। इनकम यदि 4 मान ले तो 1 बचा लिया, तो खर्च कितने कर दिए 3। इनकम यदि 5 मान ले, 2 बचा लिए, तो खर्च कितने कर दिए 3। तो ये हमने क्या देखा, खर्च है, एक्सपेंस है, सब जगह है ना, और ऊपर भी एक्सपेंस का दिया हुआ है। तो हमने क्या देखा, 4 यूनिट बराबर है 16 के,
इसको आगे कैसे करेंगे कि 4 यूनिट, ये भी एक्सपेंस ये भी एक्सपेंस, तो 4 यूनिट 16 के बराबर है, तो 1 यूनिट कितनी की बराबर होगी 16/4 बराबर 4 के। 4 यूनिट 16 के बराबर है तो 1 यूनिट 4 के, तो 5 यूनिट, ये 5 थी ना इनकम हमने मानी थी, तो 5 यूनिट कितने की हो जाएंगी 5 × 4 बराबर 20। यदि 1 यूनिट 3 के बराबर है, सॉरी 3 यूनिट 12 के बराबर है ना, यदि 3 यूनिट 12 के बराबर है, 3 यूनिट 12 के बराबर है, तो 1 यूनिट 4 के बराबर होगी, 3 का 12 में भाग लगाएंगे, तो 1 यूनिट 4 के बराबर होगी, तो 4 यूनिट, क्योंकि इनकम 4 मानी थी, तो 4 यूनिट 4 × 4 बराबर 16 के बराबर होगी। फिर 3 यूनिट 9 के बराबर है, तो 1 यूनिट 3 के बराबर होगी, ठीक है, 1 यूनिट 3 के बराबर होगी, तो 5 यूनिट, क्योंकि इनकम 5 मानी तो 5 यूनिट कितनी होगी 15 के बराबर, है ना। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको ऊपर रब कर देते हैं, तो हमने निकाल ली तीनों की इनकम 20, दूसरे की 16 और तीसरे की 15। एक बार फिर देख लेंगे, यदि 4 यूनिट 16 के बराबर है तो 1 यूनिट 4 के बराबर होंगी और 5 यूनिट 20 के बराबर। यदि 3 यूनिट 12 के बराबर हैं तो 1 यूनिट 4 के बराबर और 4 यूनिट 16 के बराबर। यदि 3 यूनिट 9 के बराबर है तो 1 यूनिट 3 के बराबर, तो 5 यूनिट 15 के बराबर। जब हमने इन तीनों को जोड़ा तो 20, 10, 30, 5, 35, 10, 45, 5, 50 और 1, 51। हमने तीनों को जोड़ा तो कितना है 51, बट सवाल में कितना दिया था, कहाँ है सवाल, टोटल इनकम कितनी थी 1530। तो हमने क्या देखा, यदि टोटल इनके पास 51 रुपये होते तो 20 इसके, 16 इसके और 15 इसके, तो वो क्या कह रहा है 51 नहीं, कितने हैं 1530। तो कैसे आएगा 30 का गुणा कर दें 30 टाइम, तो 3 एकम 3, 3 पाँचे 15, 1530 बना लिया ना। तो इसने पूछा क्या था, जिसका भी पूछा हम सबका निकाल लेंगे, तो ये भी 15 ना होकर इससे 30 गुना ज़्यादा 450, 16 ना होकर 30 गुना ज़्यादा 480 और 20 ना होकर 30 गुना ज़्यादा 600। अब देख लेते हैं एक बार पूछा क्या था, इफ़ दे सेव 20, 25%, 40% एंड देयर इनकम। तो हमें बताना था बी की आय, है ना, बी मतलब ये ए का रेशो, ये बी का सी का, तो बी का कितना निकल के आया हमने 480। तो ये हमारा आंसर आ गया, बी की आय कितनी होने वाली है 480 रुपये। देखेंगे समझ में नहीं आया तो एक बार और देख लेंगे। एक्सपेंस का रेशो दिया हुआ था, सेविंग दी थी 20%, 25% और 40% बचा लेते हैं। 20% का फ्रैक्शन 1/5, 25 का 1/4 और 40 का 2/5। तो हमने माना कि यदि 5 रुपये इनकम होती तो 1 बचाता तो खर्च कितना करता 4, 4 रुपये इनकम होती 1 बचाता तो खर्च कितना करता 3, 5 रुपये इनकम होती 2 बचाता तो खर्च कितना करता 3। तो यहाँ भी खर्च, मतलब 4 यूनिट 16 के बराबर है तो 1 यूनिट 4 के बराबर, तो 5 यूनिट 5 चौके 20, 3 यूनिट 12 के बराबर, 1 यूनिट 4 के बराबर, तो 4 यूनिट 16 के बराबर, 3 यूनिट 9 के बराबर, 1 यूनिट 3 के बराबर, तो 5 यूनिट 15 के बराबर। तो 20, 16 और 15 ये रेशो आया। इन सबको जोड़ के देखा तो 51 आया, मतलब इनके 51 रुपीज़ होते तो 20 इसको, 16 इसको और 15 इसको मिलते, पर 51 नहीं, कितने हैं 1530। तो 51 को 1530 बनाएंगे 30 से गुणा करके, तो ए के भी 15 रुपये ना होकर उससे 30 गुना ज़्यादा 450, बी के 16 ना होकर 30 गुना ज़्यादा 480 और सी के 20 ना होकर 30 गुना ज़्यादा 600 रुपये होंगे। अब आप समझ गए।